जैसा कि आपको पता ही है कि हरदा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल विगत दिवस देखने को मिला है। हरदा के एक ऐसे शख्स ने पार्टी की राजनीति को अलविदा कहा है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा में एक शोक की लहर सी देखी गई। इस सारे विवाद की मूल जड़ में कौन से तथ्य थे? आखिर ये क्या वजह थी कि भाजपा के आधार स्तंभ जिले में माने जाने वाले सुरेंद्र जैन जी ने इस्तीफा दिया? इस सारे विषयों पे हम स्वयं सुरेंद्र जैन जी से आज यहाँ चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं और हम समझेंगे कि आखिर ऐसे क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई कि जैन साहब ने जो है त्याग उनके हिस्से में आए हैं और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार। आपने जैसे कहा कि भाजपा की रीति नीति, मैं भाजपा की रीति नीति से न तो नाराज हूँ न दुखी हूँ। भाजपा एक बड़ा वटवृक्ष है, वो राष्ट्र हित में काम कर रहा है। मैं भाजपा की रीति नीति के तहत काम करने वाले क्षेत्र के विधायक मंत्री माननीय कमल पटेल जी और उनके परिवार की नीति और नीयत से मैं परेशान हूँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है, परिवार की कंपनी बना रखा है। और जिन उद्देश्यों को लेकर के 1990 में हमने राजनीति शुरू की थी कमल पटेल के साथ मिलकर के, कि हम हमारे क्षेत्र के अंदर गुंडागिर्दी नहीं होने देंगे, सट्टा जुआ नहीं चलने देंगे, मादक पदार्थों की सेवन को हम रोकेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे, आम आदमी के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन 2018 के बाद कमल पटेल जी उन उद्देश्यों से भटक गए। 1990 में जितना आतंक और भय था, उससे कई गुना ज़्यादा भय का माहौल आज विद्यमान है। व्यापारी हो, मजदूर हो, युवा हो, वो भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। आप भी जब बाजार में जाते तो आपसे चर्चा नहीं कर पाता, खुल के नहीं बोल पाता कि कहीं ऐसा नहीं हो कमल पटेल के आदमी। वो दूसरा उद्देश्य था कि अवैध उत्खनन नहीं होगा, मां नर्मदा का अवैध उत्खनन हम बंद कराएंगे। मां नर्मदा को मां माना है, जीवित इकाई माना है। इसके बाद भी आज रॉयल्टी जारी नहीं होने के बाद भी नर्मदा से उत्खनन लगातार चल रहा है। ये हरदा जिले की विडंबना है कि मंत्री होने के बाद भी नर्मदा से अवैध उत्खनन बंद नहीं हुआ है। और जुआ और सट्टा, जिसको मैंने 30 साल पहले देखा था, उसके बाद यदि अब देखने को मिला तो 2018 के बाद कमल पटेल जब से मंत्री बने तब से देखने को मिला। आप चले जाइए किसी भी चौराहे पे, सट्टे की पर्चियां लिखते हुए आपको सटोरिये मिलेंगे। जुए का अड्डा तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हरदा नगर में ही है, सबने उसको देखा, सबने उसको जाना। और सबसे बड़े दुख की जो बात है, जिसने मेरे को अंदर तक झकझोर दिया, वो गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये जितने भी उत्पाद हैं ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन एमडी ड्रग नाम का जो मादक पदार्थ है वह महानगरों की चीज हुआ करती थी। हमने बॉम्बे और दिल्ली में एमडी ड्रग के बारे में सुना है, लेकिन वह एमडी ड्रग जो केमिकल से बनता है वह मेरे हरदा नगर में बहुतायत में बिक रहा है, खिड़कियां में बहुतायत में मिल रहा है। और उसके प्रमाण स्वरूप पुलिस ने करीब 50 लाख का एमडी ड्रग हरदा से ही जब्त किया। जो मेरा युवा है, जो मेरे बच्चे हैं, यदि किसी कारण से एमडी ड्रग में लग गए, गांजे में लग गए, सट्टे में लग गए, तो उसका परिवार तो हमेशा के लिए तबाह हो गया, परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसे परेशान होकर के मैंने कई बार मेरे मित्र कमल पटेल जी से व्यक्तिगत रूप से बोला, कमल जी आप मंत्री हो, एसपी कलेक्टर आपके अधीन काम करते हैं, आप इस पर अंकुश लगाएं, आप इसको रोकें। मेरा युवा बर्बाद हो रहा, मेरी महिलाएं बर्बाद हो रही, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तब ऐसा पता लगता है
परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क, चाहे जुए का हो, चाहे सट्टे का हो, चाहे मादक पदार्थ का हो, चाहे अवैध कारोबार का हो, ये पूरा का पूरा नेटवर्क मंत्री जी के संरक्षण में फल फूल रहा है। साहब, आपके मन की ये पीड़ा न केवल एक मानव मन को झकोरती है, बल्कि अगर हम लोग प्रशासनिक तौर पे देखें तो बड़ा गंभीर आरोप है। मतलब एक क्षेत्र के मंत्री के संरक्षण में इस तरीके की गतिविधियां चलना, जैसे वे ये अनदेखा करते हुए पटेल साहब को दोबारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, और कहीं ना कहीं ये गुस्से का आपका एक परिचायक भी है। तो इसको लेकर क्या पार्टी के आला नेताओं से आपकी कोई चर्चा हुई थी? शिशिर जी, मैं लगातार माननीय मंत्री जी से ही चर्चा करता रहा हूँ। मेरे मित्र भी हैं और मेरे मंत्री भी हैं, मेरे विधायक भी हैं, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरदा में मादक पदार्थों का सेवन कितना अधिक बढ़ गया। मेरे महाराष्ट्र से एक विधायक आए थे, गणपत गायकवाड़ जी। जब मैंने उनसे बात की कि हरदा जिले में मादक पदार्थ बिक रहा, मुझे बात पर भरोसा नहीं, एमडी भरोसा नहीं करा। मैंने कहा आपके ड्राइवर को भेज के बुलवा लो, आपको मिल जाएगा। उनके ड्राइवर ने 1 घंटे में ले जा करके गांजे की और भांग की पुड़ियाँ ला के दे दी। तो वो समझ गए कि वास्तव में ये स्थिति है। तो कहीं ऐसा आरोप नहीं है, ये प्रामाणिकता है। तो जहाँ तक अवैध रेत खनन का सवाल है, कमल पटेल जी ने एनजीटी में आवेदन लगाया था सरकार के खिलाफ। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के उनके अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया था सर, यहाँ पार्टी विरोधी काम उन्होंने किया था। तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी ने उनको पार्टी से निष्कासित करने का पत्र भी बना लिया था। दबाव बस किसी कारण से वो पत्र जारी नहीं हो पाया, समाचार पत्रों में आ गया था। और उस एनजीटी के केस के बाद उसका क्या हुआ ये मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद भी आज तक अवैध उत्खनन रेत का चल रहा है। इसको कोई नहीं रोक पाया। आप सुबह रात में कभी भी निकल जाएं, डंपर, सैकड़ों डंपर आपको जाते हुए मिलेंगे। आज की तारीख में रॉयल्टी जारी नहीं हुई है, ठेके का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, फिर भी रेत के ट्रक आज भी डंपर निकल रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं। जी साहब, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, इस कॉन्फ्रेंस में बड़े दुखी मन से आपने एक विषय को प्रमुखता के साथ उठाया था। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी के, तो आपके कार्यकाल में जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे, तब आपने भाजपा कार्यालय के लिए एक भूमि उपलब्ध कराई नगर पालिका सीमा के अंतर्गत। और न केवल भूमि उपलब्ध कराई, बाकी वो तमाम प्रक्रियाएं जो उसके लिए आवश्यक होती हैं शासकीय स्तर पे, वो सारी चीज़ों की आपने खानापूर्ति करके और एक विशाल और भव्य भवन बनाने की एक परिकल्पना जो पार्टी के लिए आपने की थी, वो चूँकि अब बन के साकार हो गया है। और ऐसा कि पुराने अगर इतिहास में हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके उसको देखें, तो शायद जिस समय उसका शिलान्यास या भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था, तब ऐसा बताया गया था कि इस भवन को जो है स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान के नाम से आप समर्पित करेंगे। फिर क्या हुआ कि इसका पूरा नाम अब कमल कुंज के नाम से शायद उसको जाना जाता है, और वहाँ नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम का जो शिलालेख था वो पिछले दिनों शायद आपके भवन के पीछे की ओर नाली में गिरा पड़ा मिला। बाद में शायद बताया कि उसको मजदूरों ने, ये क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, क्या है शिशिर जी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तो भारतीय जनता पार्टी को शासन के नियमों के अनुसार एक निश्चित जमीन लीज पर दी थी, जिसका बाकायदा पैसा जमा हुआ, रजिस्ट्री हुई, नामांतरण हुआ, विधिवत उसके भवन निर्माण की अनुमति ली। और उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी, मंत्री कमल पटेल जी, पूर्व विधायक उस समय में थे, जिला अध्यक्ष, मैं, सब लोगों ने उसका भूमि पूजन किया, उसका काम चालू हुआ। और उस, जहाँ तक मुझे ध्यान है, आजीवन सहयोग निधि से उस भवन का निर्माण होना था। अमर सिंह मीणा जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में हमने लगातार 6-7 साल की आजीवन सहयोग निधि जो हमारी जमा थी बीजेपी कार्यालय में,
उसको लेकर के 50 से 60 लाख रुपए में छत हाइट तक का उसका काम हमने पूरा कर दिया था। पैसे की कमी आने के कारण वह काम रुक गया था और वर्तमान में वह काम पूर्ण हो गया है। एक अच्छा भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। लेकिन जो शिलालेख था, उस शिलालेख को नाली में फेंकने का जो कारण समझ में आया वो सिर्फ इसलिए आया कि कमल पटेल जी के निष्कासन का पत्र नंद कुमार चौहान के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। उसकी प्रतिशोध के कारण उस शिलालेख को वहाँ से निकाल करके जो दीवार में जड़ा हुआ था उसको नाली में फेंक दिया गया और राजपूत समाज की करणी सेना के लोगों ने जाकर के उसको वहाँ से निकाला, उसको धोया और आंदोलन भी हुआ उसमें। और उसमें यह तय हो गया था कि स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जो राजपूत समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, सांसद रहे कई बार, विधायक रहे कई बार और हमारे तो आदर्श थे, उस शिलालेख को अच्छे ढंग से व्यवस्थित जगह पर लगा दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश के हमारे दिनेश शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमल जी पटेल और जिलाध्यक्ष को निर्देशित करके गए थे। वो जो हाल बना हुआ है उस हाल का नामांकन भी स्वर्गीय नंद कुमार जी चौहान के नाम से करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वरिष्ठ नेता जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे तैयार रहे हों, ऐसा व्यक्ति जब इस दुनिया से चला गया तो उसके शिलालेख का अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ और ये होना भी नहीं चाहिए। शिलालेख जिसके नाम से बनता है उसको व्यवस्थित लगाना चाहिए ताकि उसका नाम, उसके परिवार का नाम, उसका समर्पण, उस पार्टी का नाम हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मेरा अभी भी आपके चैनल से आग्रह है, यदि कमल जी पटेल मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उस शिलालेख को सुव्यवस्थित करके, अच्छा करके और व्यवस्थित उचित जगह पर लगा दें और उस पूरे भवन का नाम चाहे आप स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के नाम पर रखें, चाहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम से रखें, या आपके हमारे सबके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे के नाम से उस भवन का नाम। कमल कुंज रखने से ऐसा लगता है कि कमल पटेल के नाम से नाम रख लिया है। यह ऐसा लगता है कि अहंकार पूर्वक इस कार्यालय का नाम रखा गया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसमें संशोधन करके एक अच्छे व्यक्ति के नाम से उसको कार्यालय का नामांकन करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैन साहब, पिछले दिनों न केवल सोशल मीडिया में बल्कि समाचार पत्रों के माध्यम से एक चीज़ बड़ी चर्चा में रही। कमल पटेल जी के ऊपर आपने डायरेक्ट आरोप लगाए थे कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पे नाम परिवर्तित हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो जिले के अंदर राजनीति हो रही है वो कमल पटेल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हो रही है। इसको लेके सोशल मीडिया पे भी आपकी कुछ बातचीत हुई थी और परिवारवाद को लेके आपके कुछ आरोप थे। इसकी पूरी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? ये कहाँ से ये विवाद चालू हुआ? जबकि स्वाभाविक तौर से पूरे जिले में नहीं केवल प्रदेश में एक समय था जब आपकी और कमल पटेल की दोस्ती की मिसाल लोग देते थे। विवाद का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती, उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन विगत दिनों विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी का जब समय आया तो मैं भी उसमें एक दावेदार हो गया और मैंने भी टिकट मांगी। और जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे गणपत गायकवाड़ जी, उन्होंने मीडिया के समक्ष स्पष्ट कर गए कि कमल पटेल, अमर सिंह मीणा और सुरेंद्र जैन 3 दावेदार हैं। हमारे महाराष्ट्र के हिसाब से कम दावेदार हैं, कम से कम 10 दावेदार होना चाहिए। जैसे 3 दावेदारों का नाम उन्होंने लिख करके मीडिया में दिया बोल करके, उसके तत्काल बाद कमल पटेल के छोटे पुत्र सुदीप पटेल ने फेसबुक पर एक बहुत गंदा मैसेज डाला, बेईमान, धोखेबाज, गद्दार, और इनके तो खून में ही गद्दारी है। ये जब उन्होंने डाला तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ और मैंने कमल जी पटेल के पास ये मैसेज कराया कि इस फेसबुक के को डिलीट करवाएं
और उसमें सॉरी लिखवा दें, ये मेरे खानदान को, मेरे कुल को गाली दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि मैं बनिया हूँ व्यवसाय से, जैन धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज जो हैं वो रत्नागिरी राजपूत हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, तो वो खून तो मेरा गर्म है। लेकिन कमल जी पटेल ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और बच्चे के बयान को ही उचित ठहरा दिया। उसके बाद में खुल करके कमल जी पटेल और उनके परिवार के खिलाफ में आया और मैंने रखा कि प्राइवेट लिमिटेड तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से है। जो कमल पटेल चाहते हैं वो होता है। अमर सिंह मीणा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद जरूर कुछ परिवर्तन आया कि अमर सिंह मीणा अपनी पार्टी लाइन को चला लेते हैं। वही दूरी का कारण धीरे धीरे बनता चला गया कि अमर सिंह मीणा, सुरेंद्र जैन एक हैं और कमल पटेल बाकी की पार्टी एक है। उसी का फ्रैक्शन होते होते सुदीप पटेल की एक पोस्ट ने आग में घी का काम कर दिया। और आज भी कमल पटेल ये मानने को तैयार नहीं है कि सुदीप पटेल ने जो पोस्ट डाली वो गलत है। यदि आज भी कमल पटेल सार्वजनिक रूप से बोलें कि मेरे बेटे ने गलत काम किया है, वो उसके लिए माफ़ी मांगता है, तो जो दोस्ती में जो दरार आई है वो दोस्ती की दरार दूर हो सकती है। विगत दिनों जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें बड़ी प्रमुख चीज़ को आपने सभी लोगों का ध्यान केंद्रित कराया इस विषय पे, और आपने उसकी कटिंग भी पत्रकारों को उपलब्ध कराई थी। क्या आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि जिले की राजनीति में भाजपा वो सारे मापदंडों को कहीं ना कहीं धता बताते हुए आगे बढ़ रही है? ये तो इसलिए लग रहा है कि जनता का सर्वे आप पूछो, आज भी पूछो, टिकट फाइनल हो गए, 15 दिन हो गए। इन 15 दिनों में कमल पटेल जैसा वरिष्ठ नेता, मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी, टिकट मिलने के बाद से आज तक मैं राइवल था, प्रतिद्वंदी था, लेकिन कब तक रहते हैं? जिस दिन टिकट डिक्लेयर होती तब तक हम उम्मीदवार होते हैं। उनको टिकट मिल गई, वो हमारे नेता हो गए। आज तक उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया, न फ़ोन पर संपर्क किया, न व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, न किसी प्रकार की कोई सूचना के माध्यम से संपर्क किया। यदि संपर्क नहीं करेंगे तो दूरी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। सही। मैंने मेरे पार्टी के पदाधिकारी ने प्रयास किया, उसमें वो सफल नहीं हुए। मैंने मेरे मित्रों के माध्यम से प्रयास करवाने का प्रयास किया, मेरे मित्र बैठे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो फिर तो कोई चारा ही नहीं बचता कि हमको अपनी राह अलग चुनना पड़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका सम्मान और आपका स्वाभिमान। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि पंडित दीनदयाल का जो कोट आपने जारी किया था, जिसमें ये सीधी सी अपील थी कि अगर प्रत्याशी का चयन गलत हो गया, ये क्या है? ये जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे आराध्य हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आहूत करके जनसंघ की स्थापना की और उसी सिद्धांतों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी तक हम आए हैं। मैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को पढ़ता रहता हूँ। जब पढ़ता हूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें आती तो उनको मैं टिक मार कर लेता हूँ। जब ये परिस्थिति मेरे सामने आई तो मुझे उनका वो लिखा हुआ याद आया जो उन्होंने 11 दिसंबर 1961 को पॉलिटिकल डायरी में पृष्ठ क्रमांक 151 पे लिखा था। अच्छा, मैं आपको वैसा पढ़ के सुना देता हूँ। संयोग से वो लिखा हुआ वर्तमान स्थिति में 100% सत्य हो रहा। ये संयोग हो सकता है क्योंकि दीनदयाल जी 1961 में उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी होगी और इतनी बड़ी होने के बाद उसमें इतने विकार भी आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कल्पना की, मतलब सही होना है। उन्होंने जो सोचा वो तो होगा ही। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया इस घटना के बाद। उन्होंने उसमें लिखा था कि कोई बुरा प्रत्याशी
केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा। अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। ये संयोग है कि ये मुझे समय पे याद आ गया कोटेशन, और ये कोटेशन मैंने पत्रकार वार्ता में लिखा है, और वर्तमान समय में हरदा विधानसभा पर यह 100% लागू होगा। जैसे कि आपके प्राथमिक सदस्य से त्यागपत्र आपने दे दिया है, राह जुदा जुदा होगी, आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। एक जनमानस के मन में जो प्रश्न कौंध रहा है कि अगला कदम क्या होगा जैन साहब का, हालांकि स्वाभाविक रूप से इट विल टेक टाइम, पर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, चूंकि जिले की राजनीति में सुरेंद्र जैन एक ऐसा नाम है जिसको आप नकार नहीं सकते। सुरेंद्र जैन का अपना एक व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि वो ठहर के या ठिठक के कहीं रुक नहीं सकते, और एक चलना ही एक आदर्श व्यक्तित्व का जो है कि पहचान भी होती है। तो भविष्य की संभावना पे अगर हम चर्चा करें तो अभी आप किस ओर देख रहे हैं? ये बात सही है कि रास्ते जुदा हो गए हैं, लेकिन निर्णय तो करना पड़ेगा, और निर्णय कठोर भी हो सकता है और कड़वा भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ समय व्यतीत होना है। और जैसे ही वो समय पर निर्णय लेने का आएगा, मैं बाकायदा आपको फ़ोन के द्वारा सूचित करूंगा कि मुझे ये काम करना है। लेकिन फिर भी मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि इस हरदा जिले के युवाओं को, हरदा जिले के छात्र छात्राओं को, हरदा जिले के मजदूरों को, हरदा जिले के किसानों को उस पीड़ा से बचाना है जो आने वाले समय में उसका भविष्य खराब करने के लिए इस जिले में चल रहा है। तो जो भी व्यक्ति उस गलत कामों को रोकने के लिए सक्षम होगा, जो संकल्प लेगा कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा, मैं उस व्यक्ति के पास स्वयं जाऊंगा और उसके काम में उसकी मदद करूंगा, और उससे सिर्फ एक ही संकल्प लूंगा कि आप ये गलत काम, अवैध धंधे इस हरदा जिले में नहीं चलेंगे, इसका आप संकल्प लो। और मुझे विश्वास है कि पूरी जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उस व्यक्ति की मदद करेगी, बिना किसी लालच में, बिना किसी भेंट के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के। और ऐसा व्यक्ति चुनाव में जीत करके आएगा ताकि ये मेरा हरदा पुनः शांतिपूर्ण हरदा बन सके, भयमुक्त हरदा बन सके, और विकास के रास्ते पर ये हरदा पुनः चले, यही मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। के लिए चुनाव प्रचार से अपने आप को विरक्त रखेंगे या चुनाव प्रचार में आपको कहीं देखा जाएगा? देखिए, कहावत है, बगैर मरे स्वर्ग नहीं दिखता, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इन सब के लिए जन जागरण का काम मैं हमेशा करता रहा हूँ, करता रहूँगा। अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा, गलत कार्यों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। भले ही ये मेरी जान ये असामाजिक तत्व ले लें, गंदा काम करने वाले ले लें, मैं हमेशा इसके खिलाफ लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा, लेकिन जन जागरण का काम मैं कभी बंद नहीं करूँगा। दर्शकों, ये थे सुरेंद्र जैन, जिन्होंने भारी मन से अपने मन की व्यथा न केवल बताई, बल्कि ये उतनी सशक्त, जितने सशक्त स्वरूप में उनको हम लोग जानते हैं, उतनी सशक्त रूप से उन्होंने ये बता दिया कि आगामी रणनीतियाँ उनकी क्या होंगी। आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया जैन साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और भविष्य की योजनाओं से आप बहुत जल्दी हम लोगों को रूबरू कराएंगे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।